नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार और ये चैप्टर 1 है और सिलेबस की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को बड़े ही ध्यान से चैप्टर वाइज़ वीडियो को देखने हैं। चैप्टर 1 है जिसका नाम है संविधान क्यों ज़रूरी है और संविधान का कैसे निर्माण हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम हिंदी में संविधान कहते हैं, व्हाई एंड हाउ। आज हम इसके संपूर्ण चैप्टर के नोट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि संविधान क्यों और कैसे, यहाँ पे हमारे कुछ मंत्रीगण सब हैं जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस पूरे चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या-क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। आज हम आपको इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ाएंगे संविधान क्यों और कैसे, और इस हर अध्याय में कुछ प्रमुख बिंदु भी है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, संविधान का स्वरूप क्या है, मतलब किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान का राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या-क्या है, व्यक्तिगत उपलब्धि आदि के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और एग्जाम के नजर से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चैप्टर में हम इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि संविधान का कैसे निर्माण हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि संविधान क्यों और कैसे। चैप्टर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खासकर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा कहता है संविधान। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान होता क्या है? संविधान नियमों का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ग्रुप है या फिर एक ऐसा गुच्छा है, किसका? नियमों का। नियम बोले तो कानून का। कानून का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसे संगठन के समूह को कहा जाता है, ग्रुप को कहा जाता है, जिसके नियमों के आधार पर, जिसके कानून के आधार पर पूरा राष्ट्र को सही तरीके से चलाया जाता है। मतलब संविधान नियमों का एक ऐसा गुच्छा है, एक ऐसा संगठन है जिसके नियमों के आधार पर एक संपूर्ण देश जो है, जो पूरा राष्ट्र जो है, उसको सही तरीके से चलाया जाता है। और जो पूरे राष्ट्र के नागरिक होते हैं ना, जो उस देश के रहने वाले जनता होते हैं, उनको उन्हीं नियम, कायदे एवं कर्तव्यों के मूल रूपों के बारे में बताता है। ये जो संविधान का किताब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का किताब है, ये किताब क्या करता है, इसके अंदर जितने भी नियम कानून लिखे हुए हैं, इन नियम और कानूनों के आधार पर पूरा राष्ट्र, पूरा देश अपने आप को ढांचों में ढाल लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, देश की व्यवस्था प्रणाली के रूप में भी समझा जा सकता है। किसी भी देश के अंदर जो सुचारू रूप से कानून व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम इसी व्यवस्था प्रणाली के रूप में समझते हैं। तो ये हमारा संविधान के बारे में था। संविधान के लाभ क्या-क्या हैं? यदि किसी देश के अंदर संविधान है, तो उससे क्या-क्या फायदे होते हैं, क्या-क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो है, जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। जो भारत देश के अंदर, अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें या फिर भारत के संविधान की बात कर लें, तो भारत संविधान जो है वो अपने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करता है। अपने जनताओं के इच्छा, कहने का मतलब है जो उनकी जरूरत होती है, जो उनकी मूलभूत जरूरत होती है, उनको पूरा करने में संविधान जो है वो उनकी मदद करता है। दूसरा पॉइंट कहता है सरकार तथा जनता के बीच संबंधों का विनियमन। जो सरकार होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उस देश का, जिसके हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम फिलहाल भारत की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो जनता है, सरकार और जनता के बीच जो रिलेशन तैयार होते हैं ना, जो संबंध तैयार होते हैं, वो संबंध भी संविधान के लाभ के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि संविधान की ये खूबियां हैं कि वो भारत देश के अंदर रहने वाले नागरिक और सरकार के बीच में बैलेंसिंग करके चलता है, संतुलन करके चलता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक भी है। जो राजनीति होता है हमारे भारत देश में, हम जिस भी पार्टी, कोई भी पार्टी की बात कर लें, चाहे वो भारतीय जनता दल
दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बहुत सारे ऐसे और भी पार्टीज हैं, किसी भी पार्टीज की अगर हम बात कर लें तो राजनीतिक प्रक्रिया के जो मूल ढांचे का निर्धारण है, राजनीति कैसे चलेगा, राजनीति किस प्रकार से कार्य करेगा, इन सभी को भी संविधान जो है वो निर्णय लेता है। संविधान के अंदर लिखे गए कानून और अनुच्छेदों के माध्यम से ही राजनीतिक प्रक्रिया कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। वीवीआई पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। यदि हम अपने सरकार के 3 प्रमुख अंगों की अगर बात कर लें तो उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करेंगे, क्योंकि यही 3 स्तंभ है जिनके माध्यम से हमारे भारत का सरकार सही रूप से, सुचारू रूप से चलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। तो आगे की स्लाइड में हम आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अब हम अगले टॉपिक भारत के संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने संविधान के बारे में बात किया है, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हमने संविधान को समझा, संविधान से क्या लाभ है इसको समझा। अब संविधान के बाद हम भारत के संविधान की बात करेंगे कि भारत के संविधान में क्या खासियत है, कैसे निर्माण हुआ, कब बना, किन किन लोगों ने बनाया। तो भारत का जो सर्वोच्च विधान है उसे ही हम संविधान कहते हैं। भारत का जो कानून का किताब है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर संविधान, वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। देखिए, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, याद रखिएगा। संविधान का हम बात कर रहे हैं कि संविधान सभा जो था वो कब 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है ना हमारा संविधान लागू हो गया था। नहीं, ये सभा है, ये एक बैठक था, एक ग्रुप था जिन लोगों ने बैठ के बैठक किया था कि कब 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसी बैठक में यह फैसला हुआ कि हमारे संविधान को पारित कब किया जाएगा, तो वो डेट कब निकल के आया था, 26 जनवरी 1950। तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नंबर का वीवीआई प्रश्न रहेगा, 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होगा। हम सभी 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र के रूप में झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं, तिरंगा को सम्मान करते हैं। भारत के संविधान का मूल आधार जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। ये इंपोर्टेंट लाइन, 1 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो मूल आधार है, उसका जो बेस है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूरे विश्व में जितने भी देश है ना, उन सभी देशों में भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। और अगर जनक की बात करें, भारत के संविधान के रचयिता के रूप में अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो ये भारत के संविधान के बारे में था। आपने सुन समझ लिया कि सभा जो है भारतीय संविधान का वो 26 नवंबर 1949 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे प्रभावी किया गया। इसलिए इसे हम 26 नवंबर को तो हम भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका जो मूलभूत संरचना है, जो आधार है, वो अधिनियम 1935 को माना जाता है। और भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको भारतीय संविधान के जनक के रूप में अर्थात रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला 5 नंबर का प्रश्न वीवीआई रहेगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और पूरे चैप्टर में यही एक प्रश्न है जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे अत्यधिक होती है।
और यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको 11th के अलावा 12th में पढ़ना है। और बीए पॉलिटिकल साइंस अगर आप कॉलेज में लेते हो तो वहां पे आपको 3 साल तक संविधान की आवश्यकता, संविधान की जानकारी को पढ़ते रहना है। तो यहीं से आपकी तैयारी शुरू होती है संविधान के बारे में। तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने जीवन के मूल रूपों को समझ सकते हैं। अगर एक देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, कोई नियम ना हो, कोई कानून ना हो, तो वहां के लोग कैसे रहेंगे? जानवरों की तरह रहेंगे। कोई किसी को मार देगा, कोई किसी का खून कर देगा, कोई किसी के घर चोरी कर लेगा। न बात करने की तहजीब होगी, न इज्जत करने की तहजीब होगी, न अपने देश का सम्मान हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान है, वो एक देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपको समझाना चाहूं, अगर हम आपके फैमिली की बात करें, अपने फैमिली की बात करें, अगर हमारे पिताजी या पापा का कुछ गाइडलाइन न हो, कुछ बनाए गए नियम घर में न हो, तो बच्चे तो शुरुआत से ही बिगड़ जाएंगे। लेकिन मम्मी पापा के बनाए गए नियमों पर चल के बच्चे सभ्य हो जाते हैं। तो ये जो नियम है, यही तो हमारा संविधान है। सभी लोग समाज के प्रति एकता की भावना रखते हैं, क्योंकि हमारे पास संविधान है, इसीलिए हम अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, दूसरों के प्रति एकता की भावना रखते हैं और अपने देश के इस व्यवस्था प्रणाली के नियम कानून को समझ सकते हैं। क्योंकि संविधान तो नियमों का ही गुच्छा है, कानून का ही गुच्छा है, तो उसके अंदर लिखे सभी नियम और कानून को सही तरीके से समझ सकते हैं। जैसे क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमने ये बात पहले भी पढ़ा है, हमने इसे सोशियोलॉजी में भी पढ़ा है, हमने इसे हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हमने इसे पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात मनुष्य को आप जंगल में नहीं रख सकते हैं, पानी में नहीं रख सकते हैं, अंतरिक्ष में नहीं रख सकते हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जो समाज के साथ ही अपना नैतिक, सामाजिक और भी कई सारे विकास होते हैं जिसको वो पूरा कर सकता है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। अगर हम किसी भी समाज की अगर बात कर लें, तो वो अलग-अलग समुदायों से मिलके एक समाज का निर्माण होता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी होता है। एक ही जगह पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और इन सभी के अंदर एक जैसा भावना लाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, संविधान जनता में, मतलब जो लोग होते हैं समाज में रहने वाले, उनके आपस में विश्वास को जन्म देता है, उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और सही मायनों में नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। उनके लिए कई सारे नियमों को उनके सामने लाता है, जिन नियमों पे चल के एक समाज के अंदर शांति भावना की स्थापना होती है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी बताता है कि अगर समाज में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा, किस प्रकार से उसका समाधान होगा, कौन व्यक्ति है जो उस समस्या पर अपना विचार व्यक्त करेगा। इसके अलावा वह शक्ति कितने तक सीमित रहेगी, यह भी तय संविधान करता है। आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। एक समाज में रहने के बाद कई बार आपने देखा होगा कि झगड़ा लड़ाई वगैरह हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो उसमें जो कार्यपालिका है, जो पुलिस बल है, वो आके उनको समझाता है, उनकी बातों को कोर्ट पे लेके जाता है, कोर्ट के जज साहब उसके दलीलों को सुन के फिर अपना फैसला सुनाते हैं। तो संविधान यह भी तो निर्णय करता है ना कि अंतिम फैसला कौन लेगा। इसके अलावा संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उप नियमों तथा उनकी शक्तियों के सीमाओं को तय करता है। संविधान जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो सरकार को भी कंट्रोल में रखता है, उनके नियमों को कंट्रोल में रखता है, उनकी शक्ति और उनकी सीमाओं को भी कंट्रोल में रखता है। कौन? हमारा भारतीय संविधान। इसके अलावा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। एक अच्छे समाज का यदि आपको निर्माण करना है, तो वहां पे नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए। यदि एक समाज में नियम और कानून नहीं है, तो वो समाज सभ्य कभी नहीं हो सकता, न्यायपूर्ण कभी नहीं हो सकता। उसकी स्थिति जानवरों की तरह हो जाएगी। वहां के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे और इस प्रकार से एक समाज जो है वो बर्बाद हो जाएगा।
अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान समन्वय और बीमे की अनुमति देता है। ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है पिछली बार से, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। कई जगहों पर लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गूगल और यूट्यूब पे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि संविधान जो है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो समन्वय और बीमे की अनुमति देता है। तो बीमा क्या होता है? क्या कोई एलआईसी वगैरह करके देता है क्या? तो यहाँ पे समझिए, किसी संस्था या देश के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी विभिन्न कामों में सामंजस्य एवं तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय का मतलब होता है बैलेंसिंग। एक देश के अंदर अलग अलग कार्यों के बीच में तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। यह प्रबंध का वह कार्य है जो किसी संस्था के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और उनके समूह के एकीकरण स्थापित करता है। अलग अलग सरकारी अगर संस्था की बात करें तो सरकारी ऑफिस में ही कई अलग अलग कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके बीच में संतुलन बैठाना, लोगों के बीच में संतुलन बैठाना, ये सारी चीजें जो है वो एकीकरण का स्थापना करता है। मतलब एकीकरण का मतलब होता है एक जगह जोड़ देना। समन्वय भारतीय संविधान भारत में रहने वाले अलग अलग नागरिकों के बीच में ताल बैठाने का काम करता है। मैंने अभी अभी आपको बताया है, समन्वय का मतलब होता है बैलेंसिंग, मतलब कि उनको आपस में बैलेंस करके रखना। भारत तो विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। ऐसे में इन सभी लोगों को एक साथ एक देश के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना के साथ प्रोग्रेस करना समन्वय कहलाता है। भारतीय संविधान के माध्यम से भारत में रहने वाले अलग अलग जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग, रूप, भाषा के लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाना ही भारतीय संविधान का समन्वय कहलाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहाँ पे अलग जाति है, अलग धर्म है, अलग व्यवसाय है, अलग रंग, रूप, भाषा है। इन सभी चीजों के बावजूद भी भारत के अंदर राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना लाना ही समन्वय कहलाता है। भारतीय संविधान का समन्वय भारत के लोगों को आत्मविश्वास उत्पन्न करने में मदद करता है। हमारा जो संविधान है, ये भारत के अंदर रहने वाले भारतीय नागरिकों के बीच आत्मविश्वास उत्पन्न करने की भी शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के लिए बीमा का भी कार्य करता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने ऊपर वाले स्लाइड में भी बताया, वीवीआई रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बीमा का मतलब सुरक्षा प्रदान करना होता है। किसी भी प्रकार के एलआईसी या किसी भी प्रकार के बीमा को यदि आप करवाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? वो आपके जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही भारतीय संविधान भी भारत के नागरिकों को किसी न किसी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, उनको सिक्योर रखता है। जैसे भारत के नागरिक को मिले हुए फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सुरक्षा करना संविधान का काम है। तो ये भी एक प्रकार का बीमा हो गया ना, जिससे उसके अधिकारों की सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार यह जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे हम बीमा के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारत के अंदर जो संविधान सभा हुआ उसके निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इस साल के एग्जाम में इसे पूछा गया था, 6 नंबर के प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप भी इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला जो है वो जुलाई 1945 की बात करेंगे। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। कहाँ? इंग्लैंड में। उस समय हमारे भारत देश पे तो आपको पता है अंग्रेजों का इस हुकूमत था। तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में जो नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा को बनाने का उपाय मिला। यहाँ पे भारत के जितने भी उच्च नागरिक थे या फिर नेता कह सकते हैं, उन्होंने अपने संविधान सभा को बनाने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू किया और इसे वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा पुष्टि की गई। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई। तो पहला पॉइंट तो 1945 था। दूसरा पॉइंट हमारा है कैबिनेट मिशन, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय के सदस्य की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। समझिएगा, ये जो संविधान सभा हो रहा था, इसमें 389 सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें 292 प्रतिनिधि जो थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन थे और 11 प्रांतों में से 4
4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से आए थे। बाकी के बचे 93 प्रतिनिधि जो थे वो भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। भारतीय रियासतों का मतलब है उस समय के जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, उनमें से 93 प्रतिनिधि लेना था। 4 जो लेना था वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग के कमिश्नरों को लेना था। मतलब टोटल टोटल जो इनका संख्या था वो 389 था और 292 प्रतिनिधि जो थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन वाले प्रांतों से लेने थे। तो ये हमारा कैबिनेट मिशन के बारे में था। तीसरा है ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के स्थान दिए गए। जैसे कि 10 लाख लोगों पर 1 लोगों को उठाया गया। इस प्रकार से 389 लोगों को पूरे देश से बुलाया गया। मतलब 10 लाख लोगों पर 1 लोग को वहां पे संविधान सभा के लिए इन्विटेशन गया। अगला पॉइंट है प्रत्येक प्रांत। प्रत्येक प्रांत के सीटों को 3 प्रमुख सदस्य जिसमें मुसलमान, सिख और सामान्य मुस्लिम सिख के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। देखिए सीट कैसे हुआ, तो मान लो कि 10 लाख अगर मुसलमान थे तो 1 मुसलमान को बुलाया गया। अगर 50 लाख वहां पे हिंदू थे तो 5 प्रतिनिधि को बुलाया गया। कहाँ? संविधान सभा के अंदर। तो ये प्रत्येक प्रांत की बात थी। और लास्ट इसमें कहता है 3 जून 1947। 3 जून 1947 में माउंटेन योजना के अनुसार, माउंट बेंटेन एक योजना था, उसके अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। मतलब भारत और पाकिस्तान टूट के अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में खंडित होने का तय हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पाकिस्तान के जितने भी सदस्य थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। और उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब माउंट बेंटेन योजना के अनुसार 3 जून 1947 की बात है, जब ये भारत और पाकिस्तान टूटने लगा तो यहाँ पे जो ये 389 था तो इसमें मुसलमान भी तो थे, पाकिस्तान के मुसलमान भी तो थे, तो इनकी संख्या जो है वो कम हो गई। अब वो वर्तमान सदस्य में नहीं रहे क्योंकि वो तो भारत में थे नहीं, अब तो वो पाकिस्तान में चले गए। तो भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या जो है वो 299 रह गई। मात्र 299 रह गई 389 से घट के, क्योंकि पाकिस्तान उस समय अलग हो गया था। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान सभा का गठन। अब इसको भी समझ लेते हैं कि संविधान सभा का गठन क्या था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा के गठन से आप क्या समझते हैं तो आप बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार को 9 दिसंबर 1946 की सुबह 11 बजे हुआ था। पहले नंबर का प्रश्न, संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ? सोमवार को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे दिन में हुआ था। दूसरा पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं थे, लेकिन फिलहाल उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब यहाँ पे सच्चिदानंद जो सिन्हा थे उनको तो अस्थायी चुना गया था ना, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को संविधान सभा के अस्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं संविधान की जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमारे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यदि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमारा है इसमें तीसरा पॉइंट होगा ये कहता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जब
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, इसके बाद वहां पे यह पता चला कि भारत संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया था। संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पास लाया गया था, उसे 22 जनवरी को 1947 के समय में संविधान सभा ने स्वीकार भी किया था। हमारा कहता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान के बारे में अंगीकृत के बारे में बात हुई थी, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन समय के साथ बदलाव होते गए और वर्तमान में अगर अभी की बात कर लें तो 495 अनुच्छेद है। एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। 25 भाग हैं अभी टोटल, 495 अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। इसके अलावा भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और कुल बैठक 166 बार हुई है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये भी वीवीआई पॉइंट्स रहेगा, याद रखिएगा। और यह दुनिया का सबसे लिखित लंबा संविधान है। हमारा जो भारत का संविधान है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो नागरिक थे उनको सामने लाया गया और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से पूरे देश पर लागू कर दिया गया। सबसे पहला तो है कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे नागरिकों के सामने लाया गया, अभी तक लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया भारतीय संविधान को? 26 जनवरी 1950 को सही तरीके से ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके पूरे भारत देश के ऊपर हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान सभा की प्रकृति और स्वरूप। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, सिलेबस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है और इसके स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन है, मतलब जनता का डायरेक्ट मतदान होता है अपने प्रतिनिधि के लिए। प्रतिनिधि पूरक है, हम अपने भारतीय संविधान के अनुसार भारत के अंदर मतदान के दौरान अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और यही प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कहलाता है। जनप्रतिनिधि भी 2 प्रकार के मुख्य रूप से देखे जाते हैं, जिसमें एक विधायक और दूसरा सांसद होता है। विधायक जो होता है वो राज्य स्तर पर होता है, सांसद जो होता है वो केंद्र स्तर पे अर्थात पूरे भारत देश के लिए होता है। राज्य स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि जिन्हें हम विधायक कहते हैं, वो एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में जो चुन के जाते हैं सांसद, वो हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है सभी समुदायों की भागीदारी है। भारत के संविधान के अनुसार हमारे संविधान सभा की प्रकृति में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी समुदाय हैं, भारत के अंदर रहने वाले जितने भी समुदाय हैं, सबकी भागीदारी है हमारे देश के उन्नति के अंदर। इसके अलावा विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णयों पर बल दिया जाता है। अगर कोई परेशानी होती है, चाहे वो एक देश से दूसरे देश का हो, एक राज्य से दूसरे राज्य का हो, एक जिले से दूसरे जिले का हो या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का हो, तो ऐसे में हम सबसे पहला कोशिश करते हैं कि हम आपस में बैठ के सहमति पूर्वक उन समस्याओं का समाधान कर लें। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संविधान के स्रोत। क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्स हैं हमारे भारत के संविधान का? तो सबसे पहला तो है भारतीय संविधान का लगभग 75% अंश जो है ना, मतलब 75% जो हिस्सा है वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। मैंने आपको अभी पहले के स्लाइड में ही बताया था कि हमारे भारत सरकार के संविधान का जो बेस है, जो आधार है, वो अधिनियम 1935 है। इसके अलावा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया है। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें 10 मूल मानव अधिकार को, मतलब इंसान के अधिकारों को शामिल किया गया है। तीसरा है
अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में लाया गया है। मतलब बाहर बाहर के जो देश है ना, उनके संविधान से भी कुछ कुछ बातें उठा के भारत के संविधान में रखा गया है। इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी माना जाता है। एक नंबर के लिए इंपोर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या भारत के संविधान को उधार का थैला माना जाता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधा लिखोगे हाँ, क्योंकि ये प्रश्न एक नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन अगर दूसरे तरफ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, तो आप बताओगे हमारे भारत के जो संविधान है इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो भारत के अलावा दूसरे देशों के संविधान से ली गई है। तो दूसरे संविधान से ली गई बातों के कारण ही इसे हम उधार का थैला कहते हैं। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ बैंकेट भी कहा जाता है, जिसमें मतलब कि विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत जो हैं वो पुष्प भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला टॉपिक हमारा कहता है विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत। कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है भारत के संविधान में, इन सभी चीजों को देखेंगे। वीवीआई पॉइंट रहेगा। 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान को ऐसे नियम और कानून के भिन्न भिन्न कड़ियों से जोड़कर पूरा किया गया है जिसमें भारत जैसे विशाल विविधताओं वाले देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मतलब भारत जो है वो अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे पॉइंटों को रखा है जिससे भारत जैसे विशाल विविधता वाली देश, विशाल जाति धर्म वाले देश, विशाल जनसंख्या वाले देश को सही तरीके से चलाया जा सके। इसके लिए कई देशों से कुछ नीतियों को, कुछ नियमों को भारत संविधान में मिलाया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मुख्य रूप से जो 5 देश है ना, उनसे कुछ कुछ उठाया गया है, उसे जान लीजिए। ब्रिटिश संविधान से उठाया गया है, संविधान से भी बहुत सारी बातों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अमेरिकी संविधान से उठाया गया है, कनाडा के संविधान से उठाया गया है, फ्रांस के संविधान से उठाया गया है और आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है। इन सभी संविधानों से कौन कौन सी बातें उठाई गई है ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं एक बार बता दूं कि भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताओगे कि भारत के संविधान में ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड के संविधान से चीजों को उठा के जोड़ा गया है, इसीलिए इसे हम उधार का थैला कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सी बातों को जोड़ा गया है। तो पहला तो है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का फैसला। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही चुनाव में जीतेगा, इस बात को भारत में लागू किया गया है। तो ये कहां से उठाया गया था? ये ब्रिटिश के संविधान से उठाया गया था। सरकार का संसदीय रूप, संसदीय रूप कहने का मतलब है कैबिनेट। जो संसद होते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं, अपने नियमों को बनाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, कानून को खत्म करते हैं, कानून को संशोधन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सरकार के संसदीय स्वरूप, ये ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया था। तीसरा है कानून के शासन का विचार। कानून के शासन का विचार मतलब जिस प्रकार से कानून हमारे भारत देश के अंदर अपना शासन करता है, नियमों के अनुसार, अनुच्छेदों के अनुसार, कानूनों के अनुसार, इन सभी चीजों पर यहाँ पे सही तरीके से विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। हमें पता है कि विधायिका हो या फिर सांसद हो, उनके ग्रुप में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी कानून निर्माण की विधि को भी ब्रिटिश संविधान से उठाया गया था। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो हमारे भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से लगाया गया है, जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान के बारे में। तो अमेरिका के संविधान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मौलिक अधिकारों की सूची। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार की सूची पहले तो 7 था, अब 6 हो गया है, क्योंकि एक संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो इसकी सूची का निर्माण भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद। हमारे देश में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, तो एक उसके उपराष्ट्रपति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति कहने का मतलब है जब किसी कारणवश राष्ट्रपति काम पे नहीं होते हैं तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य को संभालते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारे जो न्यायालय है इसकी संपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा है आयरलैंड का संविधान। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इतना जल्दी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक पिछले 3 साल से 5 नंबर में पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। तो राज्य के नीति निर्देशक क्या गारंटी है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा? तो इसे हम सही तरीके से समझेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक को पहले देख लेते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, ये सारी चीजें भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैंने आगे के स्लाइड में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा है, हम उसको सही तरीके से समझेंगे, क्योंकि 5 नंबर में VVI पॉइंट रहेगा। इसके अलावा हम फ्रांस के संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। मतलब भारत देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक एक जैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, समान होंगे और उनके बीच में बंधुत्व का भावना होगा। ये सारे विचार फ्रांस के संविधान से हमारे भारत देश के अंदर जोड़ा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कनाडा के संविधान के बारे में। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप जो है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार वाली संघानात्मक व्यवस्था होती है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ये सारे पॉइंट्स आगे आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये 5 ऐसे देश थे जहां से ये सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। आपको इन सारे पॉइंट्स को सही से याद कर लेना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान का राजनीतिक दर्शन। देखिए, संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान का राजनीतिक दर्शन, तो आप बताएंगे संविधान के राजनीतिक दर्शन के रूप में उनकी बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर से है। किस चीज पे संविधान टिका हुआ है? तो संविधान अपने नागरिकों के अधिकार के कारण, नागरिकता के कारण, लोकतंत्र के कारण टिका हुआ है। दूसरा है संविधान में निहित आदर्श, जैसे समानता, स्वतंत्रता, हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। समानता का है कि भारत के देश के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, सभी को एक समान अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगा। तो यही हमारा क्या होता है, संविधान के दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, हमारा संविधान इस बात पर भी जोर देता है, इस बात पर भी फोकस करता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीकों से अमल किया जाए। ये नहीं कि आप हल्ला हुल्ली कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, जैसा कि हमारा संविधान ने बताया है, जैसे हमारे कानून है, उसी हिसाब से उन पर नीतियां बनी होनी चाहिए, काम होना चाहिए, अमल होना चाहिए। नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करे। किसी के साथ बुरा नहीं करना है और न किसी के साथ बेईमानी करना है। अपने नैतिक बुनियादी इच्छाओं के अनुसार लोगों को उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान का मुख्य सार, संविधान की प्रस्तावना, जो कि हमारे संविधान की आत्मा है, इसे समझ लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का जो निर्माण है, वो परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने के लिए और स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के युग में प्रवेश करने के लिए हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, वो परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधन को तोड़ने के लिए। पहले क्या होता था समाज में कि ऊंच नीच का बड़ा भावना होता था, छुआछूत का बड़ा भावना होता था, गरीब और अमीर का बड़ा ही समाज के अंदर भावना था। तो इसको तोड़ने के लिए ही संविधान का निर्माण हुआ था। इसके अलावा भारत के अंदर रहने वाले सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के समान अधिकार प्राप्त हो। यह कमजोर लोगों का उनके वाजिब हक जो उनको चाहिए, उसको दिलाने में मदद करेगा, उनको उसकी ताकत देगा। यही कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संविधान की विशेषताएं अथवा उपलब्धियां। हमारी जो भारत की संविधान है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या उपलब्धियां इनको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि जब से हमारा संविधान बना है, भारत का संविधान बना है, तो राष्ट्रीय पहचान मिला है। हमारा भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक खास धर्म के लोग ही रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी और भी धर्म है, वो सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता। यहाँ पे हमारे भारत देश के अंदर लोगों को अपने देश के प्रति जो प्यार है, इसे हम राष्ट्रीय एकता के बारे में समझ सकते हैं। और सामाजिक न्याय है, समाज से जुड़ा हुआ न्याय। मतलब समाज में हम किसी के खिलाफ अन्याय नहीं कर सकते, या फिर समाज में हम किसी के खिलाफ अगर कुछ गलत करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कानून है जो हमें सजा दे सकता है।
इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली है हमारे भारत देश के संविधान की विशेषता के रूप में। आप सभी को पता है कि जनता जो है वो जनप्रतिनिधि को चुनता है और जनप्रतिनिधि जो है वो हमारे भारत देश के अंदर सरकार का निर्माण करता है। संघात्मक सरकार है, संघीय सरकार है हमारे भारत देश में। मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो संपत्ति के अधिकार को जब से हटा दिया गया है तो सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बच गया है। मौलिक कर्तव्य भी है, हमारे संविधान की विशेषताओं के रूप में मौलिक कर्तव्य भी समझे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे भारत देश में। सर्वाधिक विस्तृत एवं लिखित संविधान है। दुनिया में जितने भी गणतांत्रिक देश हैं इसमें हमारा भारत भी आता है। तो इन सभी देशों के अगर मायने में देखा जाए तो हमारा भारत देश जो है इसका सबसे संविधान जो है वो सबसे बड़ा है। कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, मतलब दोनों का मिश्रण होकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। भारत देश के संविधान में जितने भी कम संख्या वाले कोई जाति धर्म के लोग हैं तो उनके धर्म का, उनके भगवान का इज्जत किया जाता है। यहाँ पे मूलभूत ढांचा संशोधनों के बाद भी बरकरार है। हमारे भारत संविधान में मूलभूत ढांचा जो है, जो मौलिक अधिकार आप कह सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। उसमें अदलाव बदलाव हुआ है लेकिन उसके ढांचों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं किया गया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है। संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन क्या है? तो सबसे पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, चौथा है धर्मनिरपेक्षता, पांचवा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और छठा है संघवाद आदि। तो संविधान की अगर विशेषताओं की बात करें, खासकर भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो स्वतंत्रता तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से स्वतंत्रता हमें प्राप्त होता है। सामाजिक न्याय भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक जो होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, इनके अधिकारों का सम्मान होता है। धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता मतलब भारत में सभी धर्मों का समान वैल्यू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, संघवाद आदि है। तो ये सारी चीजें जो है वो संविधान की विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रक्रियागत उपलब्धियों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमें प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहला तो हम देखेंगे संविधान का विश्वास जो है वो राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान में जितने भी हम बात करेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजनीति पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन वहां पे संविधान का वर्चस्व जो है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। संविधान सभा असहमति से भी सकारात्मक रूप से देखी जाती है। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे का फैसला बहुमत से नहीं बल्कि अनुमति से लेना चाहती है। ये सारी चीजें जो हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएंगे। वे समझौतों को महत्व देते हैं, जैसे कि शिक्षक कक्षा में बहुमत एवं सर्व अनुमति से स्पष्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे संविधान के रूप में प्लस पॉइंट के रूप में देखा जाता है। संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है, मतलब उसे औरों से अलग बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है। संविधान की आलोचना बिंदु भी है, शिकायतों वाले बिंदु भी है, क्योंकि जो चीजें अच्छी होती है उसके साथ बुरी चीजें भी आती है। तो पहला तो है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए इसे उधार का लोटा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण संविधान की आलोचना शुरुआत से होती आ रही है, क्योंकि अब जिन लोगों के समझ में दुनिया में सभी लोगों को आप खुश नहीं रख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि दुनिया में आप अगर 100 लोगों के साथ उठना बैठना है ना, तो आप 100 के 100 लोगों को खुश नहीं रख सकते। और सबसे अच्छी बात है कि 100 के 100 लोगों को खुश रखने की जरूरत भी नहीं है। जो खुश हैं उनके साथ रहिए, जो ना खुश हैं उनको जाने दीजिए। तो यही है हमारे भारतीय संविधान के बारे में कि अगर भारतीय संविधान की मतलब अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे संविधान के ये जो 3 पॉइंट है ना, ये आलोचना बिंदु के रूप में देखे जाते हैं। संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं क्या क्या है? तो संविधान
समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। तो ये संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं हैं। संविधान सभा की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब दिखाता है। यह एक लिखित दस्तावेज है, मतलब लिखा हुआ है। हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं, मतलब आम हम जन प्रतिनिधि जिनको चुनते हैं, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही इनको तैयार करते हैं। राष्ट्रीय एकता की धारणा की बात कर लें तो बहु केंद्रीकृत है हमारा संविधान, और सामाजिक आर्थिक अधिकार के नीति निर्देशक तत्व पर जो नजर डाले तो ये हम बताएंगे कि मौलिक अधिकारों में सम्मिलित होने चाहिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार डिटेल्स में पढ़ा है। आगे के चैप्टर्स में भी हम नीति निर्देशक तत्व को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताने योग्य बातें हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर जितने भी मुद्दे आते हैं ना, उन्हें जोड़ना चाहिए हमारे मौलिक अधिकार में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में। मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। लैंगिक न्याय से अगर जुड़े बात कर लें, जैसे महिला पुरुष या फिर किसी अन्य लिंग से जोड़ लें, तो इसे ना पारिवारिक या संपत्ति के अधिकार में अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जो कि सही नहीं है। इसे मौलिक अधिकार में जोड़ना चाहिए। संविधान में जीवंतता है क्योंकि इसके कई प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, फेरबदल होते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। समय समय के अनुसार परिवर्तन, और ये गतिशील है। आवश्यकता अनुसार संशोधन संभव हो पाता है। इसीलिए हम संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में देखते हैं जो इन सभी पॉइंटों के ऊपर खड़ा उतरता है। संविधान में अगर संशोधन की बात कर लें, एडिट और किसी प्रकार के बदलाव की बात कर लें, तो संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के रूप से शुरू होती है। मतलब मेन जो प्रतिनिधि है ना जनता के, वही इसके अंदर किसी भी प्रकार का फेरबदल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में शामिल है। संशोधनों का अर्थ यह नहीं है कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तित हो। संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का मिश्रण स्थापित करता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो संविधान के संशोधन के रूप में है। 1950 में संविधान जब से लागू हुआ अब तक वर्तमान समय तक 105 बार संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। 124वां जो संविधान संशोधन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संशोधन बिल के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया था। इस कारण से जो 124वां संशोधन है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है संविधान में होने वाले संशोधन के बारे में है कि कैसे संविधान में संशोधन होता है और अब तक कितनी बार हो चुका है, कौन से संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संसद में सामान्य बहुमत के आधार का प्रावधान। ये जो संसद है हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनमें सामान्य बहुमत के आधार पर जो प्रावधान है, इससे क्या हुआ। तो देखिए, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर जितने भी गतिविधियां हुई है उसमें सबसे पहला पॉइंट है नए राज्यों का निर्माण हुआ है। इंडियन स्टेट्स जो है वो 28 स्टेट से मिलकर बना हुआ है भारत का। भारत में अगर हम बात कर ले तो अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। तो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर ही नए राज्यों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है राज्यों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन भी कौन कर सकता है, संसद ही कर सकते हैं, मतलब जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है राज्यों में उच्च सदन और निम्न सदन की जो समाप्ति होती है, सृजन या समाप्ति। सृजन मतलब होता है बनाना और समाप्ति का मतलब तो आपको पता ही है। तो ये भी किसके अंदर है, संसद जनप्रतिनिधि के अंदर है। नागरिकता की प्राप्ति, सिटीजनशिप, भारत देश में रहने के बाद आपको पता है कि यहाँ की नागरिकता होना बहुत जरूरी है। तो इसको प्राप्त करना और इसको समाप्त करना जो है वो संसद के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना, सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा, जो हमारे भारत का सबसे ऊपर का कोर्ट है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना, उसके कार्यों को बढ़ाना, ये सभी किसके अंदर है, संसद के अंदर है। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट कहता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन करने का प्रावधान। अब ये क्या होता है, विशेष बहुमत मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं जनता का,
उनका अगर सपोर्ट किसी एक काम के लिए होता है तो उसके बाद वो अपना अलग से संविधान में फेरबदल कर सकते हैं। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, विशेष बहुमत के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका देख सकते हैं। राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रेसिडेंट को चुनने का तरीका विशेष बहुमत के माध्यम से ही होता है। दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। शक्ति का बंटवारा हमने पढ़ा था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो केंद्र और राज्य, केंद्र मतलब हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पावर होता है, और राज्य का मतलब हो गया जो एक राज्य स्तर पर पावर होता है। तो इनके बीच के पावर को, शक्ति को बांटने का काम भी विशेष बहुमत के आधार पर ही होता है। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद जो होते हैं, जो केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्रियों का निर्माण करते हैं, तो इनके अंदर भी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो विशेष बहुमत के आधार पर ही होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान में इतने संशोधन क्यों हुए हैं। आज तक आपको पता है कि लगभग लगभग अभी तक 103 और 104 बार जो है संविधान में संशोधन हो चुका है। तो इतने सारे संविधान में संशोधन क्यों हुए हैं? तो हमारा संविधान जो है ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 1939 से आपको 1945 के समय को द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार था। वहीं पे अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। ये हमारा फर्स्ट प्रथम युद्ध था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार था। तो हमारा जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। उस समय की जो स्थिति थी उसमें यह सुचारू रूप से काम कर रहा था। जब हमारा संविधान बना था उस समय तो हमारा संविधान सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन आज हम अगर 1939 और 1945 के समय को देखें तो आज हमारे समाज में कितनी सारी चीजें बदल गई है। जब स्थिति में बदलाव आता है, समय जब बदलता है, तो संविधान को जिंदा रखने के लिए, मतलब कि सही तरीके से काम करने के लिए उसमें कई संशोधन किए जाते हैं। लगभग लगभग 103 से अधिक संशोधन हमारे भारत के अंदर हुआ है, भारत संविधान में हुआ है, जो आवश्यकता अनुसार किए गए हैं। जब जिसकी जरूरत हुई है उस समय भारत के संविधान में संशोधन हुआ है, जिससे क्या होता है कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाया जाता है। समय समय पर परिवर्तन करने से लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने में मदद मिलता है। अगला पॉइंट है संविधान में किए गए संशोधनों की 3 श्रेणियों में विभाजन। संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक संशोधन, प्रशासनिक मतलब पुलिस बल में संशोधन। दूसरा है संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन हुए हैं। तीसरा है राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। ये आपको समझा देता हूं, ये तो हमारे पुलिस बल से संबंधित संशोधन है। संविधान की व्याख्या से संबंधित मतलब हो गया कि संविधान में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो उसका संशोधन हुआ है। तीसरा है आम सहमति से, राजनीति के अंदर जनप्रतिनिधि के माध्यम से, बहुमत से कई प्रकार के संशोधन हुए। तो ये 3 संशोधन जो हैं वो भारत के संविधान के अंदर जितने भी संशोधन होते हैं उन्हें इन्हीं 3 संशोधनों में विभाजित किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है विवादास्पद संशोधन। विवाद मतलब जो जिसके संशोधन के बाद हमारे भारत देश में कई प्रकार के विवाद हुए हैं। आम नागरिक और हमारे सांसद पर जनप्रतिनिधि नेता, इन सभी के बीच में जो विवाद हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। विवादास्पद संशोधन वे संशोधन है जिनके कारण विवाद हो, लड़ाइयां हो, झगड़े हो। इसमें कौन कौन सा संशोधन है? संशोधन 38, 39 और 42, ये तीनों संशोधन जो है इसे हम विवादास्पद संशोधन कहा जाता है। क्योंकि ये जितने भी संशोधन है ना, कौन कौन से 38, 39 और 42, ये हमारे भारत में तब हुआ जब आपातकाल था, जब हमारे भारत देश में इमरजेंसी था, उस समय इस संशोधन को किया था। इसीलिए इसे हम विवादास्पद संशोधन कहते हैं। विपक्षी सांसद जेलों में थे जब ये संशोधन हो रहा था, तो विपक्ष में जितने भी राजनेता थे उनको इंदिरा गांधी के सरकार के समय में जेल में डाल दिया गया था और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे। मतलब कि सरकार बिल्कुल ही अपने मन से तानाशाही कर रहा था, निरंकुश शासन कर रहा था। तो ये हमारा विवादास्पद संशोधन कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का क्या मतलब है? यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। ध्यान से याद रखिएगा, संविधान के मूल संरचना का अगर सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि 1-2 नंबर में ये पूछा जा सकता है, वीवीआई पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ पे जो केशवानंद भारती है ये एक ऐसा मामला है जो कॉलेज तक के बच्चों को पढ़ना है। तो यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। 1973 में यह फैसला दिया था
इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। कौन कौन सा? पहला तो कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियां जो है उसकी सीमा निर्धारित हुई। बार बार संविधान में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, जब मन है तब आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है, यह संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर। आप संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई। मतलब आप बिल्कुल उसके मूल ढांचों को नहीं बदल सकते हैं, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। यदि हमारे देश के प्रतिनिधि या फिर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो जाए या वो विधायक हो जाए, अगर वो किसी मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो इस बारे में न्यायपालिका जो फैसला लेगा वही अंतिम फैसला होगा। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाएगा वही उन सभी को मानना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं संविधान एक जीवंत दस्तावेज के बारे में। तो संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट है कि संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, क्योंकि समय समय पर इसके अंदर संशोधन होता रहता है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान का अस्तित्व लगभग 72 वर्षों से है। ये 72 ईयर्स ओल्ड है हमारा भारत का संविधान, और 72 सालों से ये चलता आ रहा है। इस बीच यह संविधान अनेक तनावों से गुजरा। कई बार संविधान के अंदर परेशानियां हुई है। भारत में इतने परिवर्तन के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है। इसलिए तो कहा गया है कि आज तक 104 बार इसके अंदर संशोधन हुआ है, क्योंकि समय समय पर जब लगा है कि संविधान में अब संशोधन होना चाहिए, क्योंकि ये अभी वर्तमान समय के लिए सही तरीके से जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उस समय में संविधान के अंदर संशोधन किया गया है। इसी कारण से इसे हम जीवंत दस्तावेज के रूप में भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रहकर कई नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरा है, और यही उसकी जीवंतता का प्रमाण है। मैंने अभी अभी आपको समझाया है, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, जिस प्रकार का समय होता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे परिवर्तन को करते हैं। परिवर्तन जो है वो हमारे भारत के अंदर जो संविधान है वो कई सारे चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। चुनौतियां कहने का मतलब है कि ऐसे समस्याएं जो हमारे भारत के अंदर उठती रही है और उनको आप मतलब हमारे संविधान के माध्यम से सही तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाया गया है। इसी कारण से इसे हम जीवंतता का प्रमाण कहते हैं। मतलब ये हमेशा से हमारे समाज के अंदर सही खड़ा उतरा है। समय के अनुसार परिस्थितियों के बदलने पर संविधान में परिवर्तन किए गए हैं, जो किसी जीवन दस्तावेज से ही मुमकिन है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे क्लियर हो चुके हैं। जैसा कि पॉइंट में कि संविधान को एक जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है, तो उसमें आप ये सारे पॉइंटों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है, नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। नेपाल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें किस किस तरह के विवाद हैं। तो देखिए, नेपाल की अगर बात करें तो संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। आप सभी को पता है कि हमारे ही देश में कितने दिन लग गए थे, 2 साल 11 महीने, कितने 18 दिन। तो ये एक लंबा समय है, जिसे आप 3 वर्ष के रूप में भी जानते हैं। 3 वर्ष लगभग लगभग संविधान बनाने के लिए लग गया, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इन सभी को एक छत के नीचे लाने के लिए एक बड़ा सा संविधान का निर्माण किया गया। वहीं पे अगर हम नेपाल के संविधान बनाने की बात करें तो एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। अभी तक 1948 के बाद नेपाल में 5 बार संविधान बना, जिसमें पहला 1948 में बना था, दूसरा 1951 में बना, तीसरा 1959 में बना, फिर 1962 में बना, और 1990 में भी वहां नेपाल का संविधान बनाया गया, जो अभी तक वर्तमान समय तक मौजूद है। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे। नेपाल नरेश का कहने का मतलब है नेपाल के राजा के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। 1990 में संविधान जो बना है वो बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत पर बना है, और अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। तो ये सारी चीजें हैं कि नेपाल के संविधान में 5 बार बनाया गया, 4 बार वहां के राजाओं के द्वारा बनाया गया। पिछले वर्षों में अगर हम नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। पिछले वर्षों में नेपाल के अंदर ही सरकार और राजनीति की पुनर्स्थापना के लिए, आप कहिए कि फिर से एक ढांचा तैयार करने के लिए वहां पे आंदोलन चल रहा था।
था उसमें प्रमुख मुद्दा मतलब मेन मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए, राजा क्या करेगा। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। नेपाल की जनता की अगर बात करें तो वो कह रहे थे नहीं, राजतंत्र तो खत्म ही हो जाना चाहिए, सिर्फ लोकतंत्र के हिसाब से ही नेपाल में काम होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की जो सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा, मतलब राजा का भी कुछ कार्य क्षेत्र रहेगा। स्वयं राजा भी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब कोई भी राजा अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए क्यों तैयार होगा। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में भी ले लिया था। 2002 में सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे जो राजनीतिक दल और संगठन थे एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम माओवादी कहते हैं, तो ये जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। कौन? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। लास्ट में राजा ही नीचे झुका और वहां पे एक ऐसे सरकार का निर्माण हुआ जो वहां के आंदोलनकारी चाहते थे। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां भी छीन ली। राजा के पास अब कोई पावर नहीं था नेपाल के राजा के पास। और 2008 में नेपाल में राजतंत्र को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया, मतलब जनता के द्वारा चुने गए नेताओं को वहां पे रखा गया। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। यहाँ पे 2015 में नेपाल में फिर से एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। अब हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, ये हम सभी जानते हैं। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र, देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, एक संघ होगा। ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पे जो प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु है, जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं कि भारत के क्षेत्र के अंदर जितने भी राजा रजवाड़े हैं, जमींदार हैं, उन सभी को भारत के अंग बनना होगा और इसी संघ का इकाई बनना पड़ेगा। संघ की इकाइयां स्वायत्तता होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार ने नहीं दी, संघीय सरकार को नहीं दी गई है। ये पॉइंट जो है, जो कि संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी मतलब फ्रीडम होगा और सभी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्य का संपादन भी करेगा। संप्रभु और स्वतंत्र भारत, इसके संविधान में समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। हम सभी को पता है कि हमारे भारत देश में जो जनतंत्र है, इसका मेन स्रोत क्या है? इसका मेन स्रोत तो हमारी जनता है। जनता के लिए तो सरकार है, जनता के द्वारा ही चुनी गई तो सरकार है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, कानून के समक्ष समानता प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा और अवसर की समानता और कानून की सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं पर रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ये बीबीआई पॉइंट रहेगा, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। हमारे कहने का मतलब है या फिर संविधान ये कह रहा है कि भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समान कानून का हक प्राप्त होगा, समानता प्राप्त होगा, उनको समान अवसर की गारंटी मिलेगी, ये सारी चीजें उनको मिलेगा, भाषण देने का अधिकार मिलेगा, लेकिन नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए। ये नहीं कि आपको भाषण देने का अधिकार है तो आप किसी के भी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाएं, किसी को भी गाली दे दें, ऐसा नहीं है। आपको मर्यादा के अंदर रहते हुए विश्वास, धर्म और उपासना, बिजनेस, संगठन बनाने की मौलिक अधिकार आपको प्राप्त होगा। अल्पसंख्यकों की अगर बात कर लें तो अल्पसंख्यकों, जिनकी संख्या कम होती है, जो पिछड़े लोग हैं, जो जनजातीय हैं, जो जनजातीय क्षेत्र, दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। उन्हें भी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी जो पिछड़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। इसके अलावा गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकार की रक्षा सब राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। हमारे देश का जो अखंडता है उसे बना के रखना है। थल मतलब जमीन, जल मतलब पानी, आकाश, इन सभी में समान अधिकारों को रखते हुए इन सभी की सुरक्षा करना राष्ट्र के कानून के हिसाब से किया जाएगा। विश्व शांति की अगर बात कर ले, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए या शांति रखने के लिए, विश्व के अंदर शांति बनाए रखने के लिए हमारा देश जो है वो स्वेच्छापूर्ण अपने इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो गया है।
पूरे चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है बुक के हिसाब से भी, आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से इसमें सारे पॉइंट्स का डिटेल्स दिया गया है और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त भी हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। और यहाँ पे चैप्टर 1 जो था संविधान क्यों और कैसे, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।